सर कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसने आपको भावुक कर दिया हो बहुत? वार्ड एक में एक पेशेंट था, उनका मैं नाम तो नहीं मेंशन करूँगा। बात ये है, जो कैंप में उपस्थित थे उनने इस घटना को देखा है, हमारे स्टाफ ने इस घटना को देखा है। एक मरीज था, सुबह-सुबह सरकारी अस्पताल में आए, सुबह-सुबह छाती में दर्द की समस्या लेके आए। उनको छाती में दर्द के लिए बेसिक दवाइयाँ देते हुए, उसको दिल का दर्द मानते हुए हमने उनको रेफ़र डाल दिया। जब उनको जो डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया, बेसिक लोडिंग डोज़ वगैरह देके रेफ़र किया। ग्वालियर पहुंचने के बाद वहाँ पे बेसिक जांचें हुई। बेसिक जांचों के बाद जो भी वार्तालाप का या कम्युनिकेशन का अभाव रहा डॉक्टर और पेशेंट के मध्य, जो भी तकलीफ रही हो वहाँ पे, वो लोग लौट के आ गए। और लौट के आए, रास्ते में उनकी वापस मंगरौल के आसपास तबीयत खराब हो गई। उस समय हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर उनको हमने एडमिट किया यहाँ पे, उनके ईसीजी वगैरह सीरियली ईसीजी रिपीट किए। उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। बेसिक लोडिंग डोज दोबारा दिया उनको, बेसिक जांचें कराईं, उनको दोबारा ग्वालियर सरकारी अस्पताल में अपने परिचित डॉक्टरों से बात करके भेजा। और काफ़ी कम खर्चे में हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान अभियान के तहत उनका काफ़ी कम खर्चे में इलाज हो गया। स्टेंटिंग वगैरह हो गई, दिल में जिसको छल्ला डालना बोलते हैं, दिल में छल्ला डाल के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनको भेज दिया। जब वार्ड एक में हमने कैंप लगाया, तब ऐसा हुआ कि अचानक से एक आदमी हमारे सामने आके लेट गए। हमने देखा तो हम पहचान गए कि ये वही हैं। और उस समय वो हाथ जोड़ के हमें बोले कि यदि उस दिन आप नहीं होते तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। वो एक बहुत भावुक क्षण था मेरे लिए। मतलब ऐसा लगा कि इन्हीं क्षणों के लिए जब हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, भले से ही वो नीट की तैयारी हो या एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स या एमबीबीएस के दौरान जो पढ़ाई करना हो या जो मेहनत हो, वो सार्थक रही कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जनमानस के लिए उपलब्ध हैं और उनके लिए सेवा कर पा रहे हैं, उनकी जान बचा पा रहे हैं। आपके भले से अनुसार ही ऐसी कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनको केवल जागरूकता के द्वारा ही काफ़ी हद तक रोका जा सकता है? इस समय हिडन हंगर, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे सूक्ष्म खनिजों और विटामिनों का अभाव और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोग सेडेंटरी, मतलब चलना फिरना कम करते जा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते जा रहे हैं। ऐसी लाइफस्टाइल अपनाते जा रहे हैं जिसमें चलना फिरना, खेल कूद काफ़ी हद तक कम है। जब हम लोग छोटे थे तब हम देखा करते थे कि कई सारे वयस्क लोग, भले से ही नदी पे नहाने जाना हो, तैरने जाना हो, या जो हमारे साथ वाले लोग थे या हमसे बड़े लोग थे, हमारे स्कूल सीनियर्स, उनका खेलना कूदना हो, मोहल्लों में खाली जगह मिलती थी तो वहाँ क्रिकेट खेलने लग जाते थे, या कई सारे ऐसे लोकल गेम्स थे जो खेलने लग जाते थे। उसके बाद आज हम देखते हैं कि मैदान वही हैं लेकिन मैदान सूने पड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि यही धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट होता जा रहा है। आज हमारे लिए 5,000 कदम, 10,000 कदम चलना एक चुनौती हो गई है, हम उसको एक्सरसाइज मानने लग गए हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी है, शुगर है, या एटलीस्ट ओबेसिटी है, जिनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा चलना फिरना सही रहे तो इन बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। कई सारे लोग हमें ऐसे देखने को मिले जिनका दिन में 1,000 कदम चलना भी नहीं है, जिनका वजन ज़्यादा है। किसी भी कारण से लोगों ने आयोडीन युक्त नमक खाना बंद कर दिया। उनको किसी भ्रामक वीडियो, किसी भ्रामक जानकारी के चलते ऐसा हुआ कि उनको ऐसा बता दिया गया कि यदि आप ये आयोडीन युक्त नमक खाते हो तो इसमें काफ़ी सारे खनिज पदार्थों का अभाव है और आयोडीन शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोगों में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब फूलने वाला जो थायराइड कहते हैं हम देसी भाषा में, वो देखने को मिला। कई सारे जब हम वहाँ पे वार्डों में गए या हम नित्य प्रति प्रैक्टिस में देखते हैं, नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस में देखते हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म महिलाओं में और पुरुषों में एक नया चैलेंज बन के उभरा है। जब
इसके कारण में जाते हैं तो पता चलता है कि वो सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक, पिंक सॉल्ट, ये कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, इनका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। फिर जब हम इसको पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि सरकार ने इसी कारण से, जब हम खड़ा नमक खाते थे जो समुद्री नमक होता है, उसमें ये समस्या हुआ करती थी, आयोडीन का अभाव हुआ करता था। आयोडीन के अभाव से जो घेंगा रोग होता था या अन्य एसोसिएटेड बीमारी होती थी, उनको रोकने के लिए ही सरकार ने इसमें आयोडीन मिलाया था। लेकिन यही सोशल मीडिया पे चीप पब्लिसिटी पाने के लिए या कुछ चंद पैसे कमाने के लिए लोग ऐसी भ्रामक वीडियो बनाते हैं और इसका खामियाजा काफ़ी सारे आम इंसानों को भुगतना पड़ता है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं। इसके अलावा एक विटामिन D3, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। विटामिन B12 और D3 डेफिशिएंसी लोकली या फिर अपन पूरे भारत के परिवेश की बात करें तो 80 to 90%, 80 से 90% लोगों में यह समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे लक्षण आते हैं, जैसे कि मन का काफ़ी उदास रहना, जिसको आजकल की पीढ़ी डिप्रेशन बोलती है कि हम डिप्रेस्ड रहते हैं, कारण कोई नहीं है ऐसा कि हमारा डिप्रेशन हो, या हमारे बार बार मुंह में छाले होते हैं, हाथ पाँव में जकड़न रहती है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती, बाल झड़ते हैं। कई सारे अलग अलग समस्याओं के साथ लोग आते हैं। कई दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर्स हो या अनस्पेसिफाइड हेडेक्स हो, मतलब बिना किसी कारण के हमारा दिमागी संतुलन अस्थिर रहना, या फिर कई बिना किसी कारण के हमारा सर में दर्द होते रहना। जब जांचें नॉर्मल आती हैं तब कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि हमें B12 डेफिशिएंसी या फिर D3 डेफिशिएंसी होती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे जो शाकाहारी खाना हमारे यहाँ लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, शाकाहारी खाने में B12 होता ही नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे दही है या पनीर है, इनमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में B12 मिलता है, तो उसके लिए हमें दवाइयों के द्वारा ही उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। B12 डेफिशिएंसी हमारे यहाँ एक रक्त की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, उसका भी एक बड़ा कारण है। ये कुछ चैलेंजेस थे जो हमें देखने को मिले। सर, आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी है कि समाज के प्रति अपना कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो उनको समाज में कैसे हिस्सा लेना चाहिए, समाज सेवा में कैसे अपना योगदान देना चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि हर कोई अपना काम, जो उनका काम है, यदि वही सही ढंग से करता रहे तो ये एक बड़ी सामाजिक सेवा है। मैं हूँ, आप हो, हम सब समाज की एक इकाई हैं। हम एक इकाई जितनी मजबूत होगी, समाज उतना ज़्यादा मजबूत होगा। जब हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। साथ ही जब ऐसा होता है कि हमारे युवा जो कई सारी दिशाहीन गतिविधियों में लिप्त हैं, अभी हमारे FM स्टूडियो और भारत सरकार, हमारी पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान 2.0 भी चलाया गया, जिसमें अलग अलग जगहों पर जाकर नशा मुक्ति के संदेश दिए गए। अब जो लोग ऐसे नशा वाली आदतों में पड़े हुए हैं या दिशाहीन गतिविधियों में लगे हुए हैं, एक पुराना हिंदी का कहावत है कि कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति ना हुए। भक्ति का तात्पर्य केवल प्रभु भक्ति नहीं होता। भक्ति का मतलब ये होता है, एक विद्यार्थी है, उसके लिए भक्ति क्या है? अध्ययन ही उसकी भक्ति है। जैसे मैं हूँ तो इलाज ही मेरे लिए भक्ति है। अब अगर मैं किसी व्यसन में पड़ा हुआ हूँ या किसी दिशाहीन गतिविधि में लगा हुआ हूँ, भले से ही वो दिन भर फ़ोन चलाते रहना हो या फिर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ना देना हो, अगर ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तो हम निश्चित तौर पर समाज सेवा में नहीं जुड़ पाएंगे। हमारे समाज की सेवा एटलीस्ट मतलब कम से कम आप यही कर सकते हो कि आपका जो कार्य है, अगर वो आप सही ढंग से करेंगे तो यही बड़ी समाज सेवा है मेरे अनुसार। केवल डॉक्टर को अपने अस्पताल में रहकर ही समाज के जो है सेवा करनी चाहिए, या समाज के बीच आकर भी समाज सेवा में योगदान देना चाहिए? हमारी फील्ड जो है वो बेसिकली ऐसा है कि आप 24/7 ही ड्यूटी पे हो।
आपने भी कई दफ़ा देखा होगा, मतलब एक मैं हंसी मजाक में बोलता रहता हूँ लोगों को कि आजकल अगर आप किसी से पूछोगे कैसे हो तो वो आपको बोलेगा कि मैं ठीक हूँ। मैं किसी को पूछूंगा कि कैसे हो तो वो बताने लग जाता है, अरे बेटा मेरे घुटने में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है, मेरे बाल झड़ते हैं। तो एक तरह से आप 24/7 ही ड्यूटी पे रहते हो। बात ये है